हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल एस एकेडमी। छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम लोक कला और संस्कृति की श्रृंखला में अध्ययन करने वाले हैं लोक चित्रकारी का, जिसको इंग्लिश में फोक पेंटिंग्स भी कहा जाता है। जहाँ पे बात आती है बेटा फोक पेंटिंग्स या आपका लोक चित्रकला के बारे में, तो छत्तीसगढ़ की जातियों में, जनजातियों में और छत्तीसगढ़ के स्थानीय क्षेत्रों में ये जो लोक चित्रकारी है अलग अलग त्योहारों पे, अलग अलग पर्वों पे, अलग अलग अवसरों पे आज भी प्रचलित है। हालांकि व्यवहार में यदि देखा जाए तो ये लोक चित्रकारी धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे है, लेकिन फिर भी आपको इसको पढ़ना और समझना जो है वो ज़रूरी है। सैद्धांतिक रूप से यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं आजकल एग्ज़ाम में। और यदि बात की जाए छत्तीसगढ़ में चित्रकला की या चित्रकारी की या पूरे भारत में चित्रकारी के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की चित्रकला है या भारत के अलग अलग राज्यों की जो चित्रकला है वो जुड़ती है पाषाण काल से। मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जा सकती है? पाषाण काल से। कैसे पाषाण काल से? जैसे कि आपने भारतीय इतिहास में पढ़ा होगा कि पूर्व काल में जो आपका मानव है, ये मानव कंदराओं में या फिर गुफाओं में निवास करता था, और गुफाओं में इन मानवों के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो है भित्ति चित्र जो है वो बनाए जाते थे। भित्ति चित्र कहने का मतलब दीवार पे इनके द्वारा मानवों के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, उनकी दैनिक क्रियाकलापों के चित्र, जैसे शिकार करते हुए मानवों के चित्र आदि जो चित्र हैं, ये शुरू से आदि मानवों के द्वारा या प्रागैतिहासिक कालीन मानवों के द्वारा जो है वो बनाए जाते रहे हैं। और यहीं से लोक चित्रकला का विकास होता है, जो धीरे धीरे अलग अलग पीढ़ी में आपका रूपांतरित होता चला गया। छत्तीसगढ़ में अगर चित्रकला की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की चित्रकला मुख्य रूप से भित्ति चित्र पर आधारित है और भूमि रेखांकन पर आधारित है। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा? मैंने दो चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया कि छत्तीसगढ़ की जो लोक चित्रकला है वो किस पर आधारित है? भित्ति चित्र पर आधारित है। और दूसरा शब्द मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की चित्रकला भूमि रेखांकन पर आधारित है। भित्ति चित्र कहने का मतलब अधिकांश जो चित्र हैं वो दीवार पर उकेरे जाते हैं या दीवार पर बनाए जाते हैं, या फिर जो ज़मीन होता है, भूमि होता है, उस पर गोबर वगैरह लीप करके, है ना, गाँव में गोबर वगैरह लीप करके उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की जो है चित्रकारी की जाती है। वर्तमान जो आपका आधुनिक समाज है, गोबर नहीं होता है तो वो अपने फर्श पे टाइल से भी जो है इस प्रकार की चित्रकारी करते हैं विभिन्न पर्वों पे। और छत्तीसगढ़ में आपका अलग अलग अवसरों पे ये जो आपकी चित्रकारी हैं इनमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कि आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की कौन कौन से फोक पेंटिंग्स या फिर लोक चित्रकलाओं का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मैं एक आपको क्विक जो है रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे चौक पुरना। ठीक है, ये बहुतायत में जो है वो आपका प्रचलित है और छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकारी का ये एक अहम हिस्सा है। चौक पुरना के बाद हम देखेंगे भित्ति चित्र। ठीक है, इसके भी कई सारे प्रकार हैं। अगर हम चौक पुरना की बात करें तो विवाह के अवसर पे अलग प्रकार का चौक पूरा जाता है। पहले तो हम समझेंगे चौक पुरना क्या होता है, बिहई चौक क्या होता है, छठी चौक क्या होता है, डंडा चौक किसे कहते हैं, अघन चौक या गुरबारी चौक किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार से भित्ति चित्र के भी अलग अलग प्रकार हैं। दीवारों पे भित्ति चित्र, आपका दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे जो आपके भित्ति चित्र होते हैं, या फिर धान रखने के जो अन्न भंडार होते हैं जिसको छत्तीसगढ़ी भाषा में कोठी कहा जाता है, कोठियों की दीवार पे जो चित्र किए जाते हैं वो सभी भित्ति चित्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे सवनाही अंकन या सवनाही चित्र क्या होता है, सवनाही अंकन किसे कहते हैं। फिर हम अध्ययन करेंगे आठे कन्हैया। ठीक है, आठे कन्हैया किसको कहा जाता है। गाँव में गोबर चित्रकारी होती है। ये गोबर चित्रकारी गोवर्धन पूजा के अवसर पे या फिर अन्य मान्यताओं के आधार पर भी अलग अलग समयों पे की जाती है। इसके अलावा आपके छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं
इन ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग अनुष्ठानिक अवसरों पे अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानिक चित्र बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की मान्यताएं होती हैं, अनिष्ट शक्तियों की मान्यताएं होती हैं, जादू टोने की मान्यताएं होती हैं, तो उनसे भी बचने के लिए कुछ चित्रकारी की जाती है जिसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम एक और चित्र का अध्ययन करेंगे जो सामान्यतः तीजा के अवसर पे मनाया जाता है या बनाया जाता है, जिसको कहते हैं हरतालिका चित्र। तो आज की क्लास में हम लोक चित्रकारी में चौक पुरना क्या है, भित्त चित्र क्या है, सवनाही किसे कहते हैं, आठे कन्हैया क्या है, गोबर चित्रकारी के क्या प्रकार हैं, कौन से अनुष्ठानिक चित्र हैं, हरतालिका चित्र क्या होता है, इन सभी को जो है वो आपका पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं लोक चित्रकला के अंतर्गत चौक पुरना। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे जो है कुछ चित्र यहाँ पे देख पा रहे हैं। सांकेतिक रूप से ये चित्र जो है वो आपके सामने जो है वो प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से कई चित्र मैं आपको बता दूं मेरे स्वयं के द्वारा, मेरे स्वयं के प्रयास से, मेरी माता जी के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि नेट में जो है इन चित्रों का मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ये ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो केवल आपको समझाने के लिए मैंने ये प्रयास किया है। आशा है आपको ये आपका चीज़ें जो है समझ में आएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चौक पुरना होता क्या है। देखिए, गाँव में अलग अलग अवसरों पर, चाहे वो कोई लोक पर्व हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे विवाह का आयोजन हो, चाहे बच्चे की जो है आपका छठी का आयोजन हो, तो इन सामाजिक अनुष्ठानों को पूर्ण करने की एक परंपरा है। क्या परंपरा है? आम तौर पे सबसे पहले तो ज़मीन को साफ करने के लिए गोबर की लिपाई की जाती है। ठीक है, गाय के गोबर से लीपा जाता है। फिर उस लिपाई के ऊपर भीगे चावल के आटे के घोल से, चावल का जो आपका आटा होता है उसको आपका पानी मिलाकर के एक घोल तैयार कर लिया जाता है, या फिर सूखे चावल के आटे से, गीला चावल या उसका घोल भी प्रयोग करते हैं, या फिर जो सूखा चावल का आटा है उसके द्वारा चौकोर आकृति या फिर गोलाकार आकृतियां जो हैं वो आपकी बनाई जाती हैं, और इसी को चौक पुरना या चौक माड़ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौक पुरना या चौक माड़ना कहने का मतलब चौक बनाना। चौक शब्द चौकोर वर्ड से बना है। आमतौर पे इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो चौकोर होता है, लेकिन आजकल जो है चौकोर आकृति के अलावा गोलाकार आकृति, त्रिकोण आकृति, षटकोणीय आकृति, अलग अलग आकृति के भी चौक पूरे जाते हैं। ठीक है, लेकिन चौकोर जो है इसका मूल जो है आपका संरचना है। ठीक है, अब ये चौक क्यों पूरे जाते हैं? ठीक है, इस प्रकार के सामाजिक अनुष्ठानों में या पर्व में गोबर लीप करके इस प्रकार से चौक पुरने का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार इसका उद्देश्य भूमि की पवित्रता को बनाए रखना है। चौक पुरने का जो आपका उद्देश्य माना जाता है कि चौक पुरने से जो भूमि की पवित्रता है वो आपकी बनी रहती है। अब छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार के त्यौहार हैं, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान हैं, अलग अलग प्रकार के पर्व हैं, और इन पर्वों में अलग अलग प्रकार के चौक जो हैं वो आपके बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के चौक जो हैं वो आपके पूरे जाते हैं। जैसे कुछ का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे चौक पुरने में ही एक प्रकार होता है जिसको कहा जाता है डंडा चौक। ठीक है, एक प्रकार होता है जिसको कहा जाता है गुरुबारी चौक या गुरुवारी चौक के नाम से भी इसको कहते हैं। एक होता है जिसको कहा जाता है आपका बिहई चौक। ठीक है, चौक का एक प्रकार होता है जिसको कहा जाता है छठी चौक। ऐसे अलग अलग प्रकार हैं। प्रचलित 4 प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे कि डंडा चौक क्या होता है, गुरुवारी चौक किसे कहते हैं, बिहई चौक क्या होता है, छठी चौक क्या होता है। तो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। चौक पुरना की जो आपकी परंपरा है वो सामाजिक पर्वों में, अनुष्ठानों में या फिर लोक पर्वों को पूर्ण करने के लिए छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में ये मान्यताएं आज भी प्रचलित हैं। आपने देखा होगा कि खास करके किसी अन्य अवसर पे तो नहीं, लेकिन गाँवों में गुरुवार को जो लक्ष्मी पूजा होती है उसमें आपने देखा होगा कि घरों में चौक पूरे जाते हैं। विवाह वगैरह जब होता है तो विवाह मंडप के नीचे जो है वो आपके चौक बनाए जाते हैं। तो आम तौर पे अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो गोबर लीप करके उसके ऊपर आपका चावल के आटे का घोल वाला रूप या फिर सूखे चावल के आटे से चौकोर, गोलाकार, अन्य प्रकार की जो आकृतियाँ बनती हैं उसी को चौक पुरना या चौक माड़ना कहते हैं।
उद्देश्य कहा जाता है कि भूमि की पवित्रता इससे बनी रहती है। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, फिर अलग अलग चौक के प्रकार की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में देखिए आमतौर पे क्या होता है कि चौक पुरने में सफ़ेद चावल के आटे का जो है वो प्रयोग किया जाता है, लेकिन आजकल जो है उसकी कलात्मकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न रंगों का भी प्रयोग कर देते हैं, फूलों वगैरह का भी जो है आपका प्रयोग किया जाता है। तो कुछ सांकेतिक चित्र आपके सामने प्रस्तुत हैं कि किस प्रकार जो है आपका चौक जो है पूरा जाता है, और ख़ास करके ये जो चौक पूरने का कार्य होता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं करती हैं, पुरुष भी आजकल करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल रूप से इसको महिलाओं के द्वारा जो है वो संपादित किया जाता है। तो इसके बारे में जो चीज़ें आपको याद रखनी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक अनुष्ठानों को पूर्ण करने के लिए गोबर की लिपाई के ऊपर, है ना, गोबर की लिपाई के ऊपर भीगे चावल के आटे के घोल से, भीगे चावल के आटे के घोल से या, है ना, सूखे चावल आटे से, भीगे चावल के आटे के घोल से या सूखे चावल आटे से चौकोर, गोलाकार आदि आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जिसे चौक पुरना या चौक माड़ना कहते हैं, अर्थात चौक बनाना, जिसे चौक पुरना या फिर चौक माड़ना कहा जाता है। ठीक है बेटा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि इस चौक पुरने का उद्देश्य क्या है। तो हम देख लेते हैं चौक पुरने के उद्देश्य। तो उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, मान्यता है कि इससे भूमि की पवित्रता जो है वो बनी रहती है। तो उद्देश्य में याद रख लीजिए कि भूमि की पवित्रता को बनाया रखना जो है इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, अलग अलग पर्वों में अलग अलग प्रकार के चौक पूरे जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख प्रकार। तो प्रमुख प्रकारों में जैसे हमने आपको बताया कि हम देखने वाले हैं डंडा चौक क्या होता है, गुरुवारी चौक किसे कहते हैं, जो गुरुवार को बनता है वो। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे बिहाई चौक, और एक प्रकार हम देख लेंगे छठी चौक। प्रमुख प्रकारों में हम 4 प्रकारों के ऊपर चर्चा करेंगे, डंडा चौक, गुरुवारी चौक, बिहाई चौक और आपका छठी चौक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका डंडा चौक क्या होता है। देखिए डंडा चौक होता क्या है कि आम तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, अर्थात जो विवाहित महिलाएं होती हैं, इनके द्वारा पूजा पाठ पर या फिर किसी त्योहार के अवसर पर सामान्यतः चावल के आटे से या धान से, है ना, चावल के आटे का भी प्रयोग किया जाता है या फिर धान का भी प्रयोग किया जाता है। इससे जो चौक पूरा जाता है उसको डंडा चौक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे धान से एक जो आपका चौक पूरा गया है उसका इमेज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको याद रखना है कि डंडा चौक क्या होता है। तो डंडा चौक याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विवाहित महिलाएँ होती हैं या फिर जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पर्वों पे, त्योहारों पे, है ना, इसके अवसर पे जो है आपका चावल के आटे से या फिर आपका धान से जो आपका चौक बनाया जाता है उसी को कहा जाता है डंडा चौक। डंडा चौक सबसे कॉमन चौक है, ठीक है, सबसे सामान्य चौक है जिसको किसी भी मांगलिक अवसर पे पूरा जा सकता है, किसी भी मांगलिक अवसर पे बनाया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका डंडा चौक। मैं सभी को समझा देता हूँ, उसके बाद अंतिम में लिखते हुए चलेंगे। उसके बाद होता है बेटा गुरुवारी चौक।
गुरुवारीय में ये गुरुवार वर्ड जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी महीने में जो आपका अगहन का माह होता है, जिसको छत्तीसगढ़ी में अघन भी कहते हैं, ग के जगह इसको अघन भी कहा जाता है। इस अघन माह की जो आपकी गुरुवार होती है, प्रत्येक अघन गुरुवार को माता लक्ष्मी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इसको अघन गुरुवार कहते हैं। तो अघन गुरुवार कहने का मतलब अघन माह की प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है, और उनकी पूजा करने के लिए जो चौक पूरा जाता है उसी को गुरुवारीय चौक कहते हैं। इस गुरुवारीय चौक की खासियत ये होती है कि गुरुवारीय चौक में चौक के बीचों बीच माता लक्ष्मी के पाँव का प्रतीक बनाया जाता है। इस प्रकार से ऐसा पाँव बनाया जाता है, ऐसा ऊपर उंगलियां हो गई, एक पाँव और बनाया जाता है और इस प्रकार से उंगलियां बनाई जाती हैं। ठीक है, तो चौक के बीचों बीच माता लक्ष्मी के पाँव का प्रतीक बनाते हैं। कई बार जो है स्वास्तिक चिन्ह भी जो है उसके चारों ओर बनाया जाता है, तो इसको कहते हैं गुरुवारीय चौक। एक गुरुवारीय चौक जो है, ठीक है, आपके लिए जो है ये आपका प्रस्तुत है। देखिए इस प्रकार से इस चौक के बीचों बीच जो है वो माता लक्ष्मी जी के पैर का चित्र भी बनाया जाता है। इसमें स्वास्तिक तो नहीं है, लेकिन इसके बाहर की ओर जो है वो आपका स्वास्तिक का भी चिन्ह बनाया जाता है। ये उसका प्रिंटेड फॉर्म है। ठीक है, तो गुरुवारीय चौक में गुरुवार वर्ड याद रखिएगा और एक फैक्ट याद रखिएगा। हालांकि जो हमारा लोक पर्व और त्यौहार वाला क्लास है, वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हर माह में कौन कौन से त्यौहार और कौन कौन से जो हैं आपके पर्व आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में प्रत्येक अघन माह की गुरुवार को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो चौक पूरा जाता है उसको गुरुवारीय चौक कहते हैं। खासियत ये होती है कि उस गुरुवारीय चौक के बीच में माता लक्ष्मी के पद चिन्ह का प्रतीक बनाया जाता है और चारों ओर स्वास्तिक भी बनाया जाता है। ये कहलाता है गुरुवारीय चौक। डंडा चौक मैंने बता दिया कि डंडा चौक सामान्यतः जो है आपका किसी भी अनुष्ठानिक पर्व पे, त्यौहार वगैरह पे धान से या फिर चावल के आटे से बनाया जाता है। ये सबसे सामान्य चौक है जो हर मंगल अवसर पे आप बना सकते हैं। तो गुरुवारीय चौक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला दो चौक है वो है आपका एक बिहई चौक और एक है आपका छठी चौक। ठीक है, देखिए बिहई चौक नाम से स्पष्ट है कि ये विवाह के अवसर पे जो है आपका बनाया जाता है। अब देखिए दो पक्ष होते हैं बेटा विवाह के समय, एक होता है वर पक्ष और एक होता है वधू पक्ष। वर पक्ष के यहाँ भी और वधू पक्ष के यहाँ भी दोनों पक्षों में ये बिहई चौक का निर्माण किया जाता है। और ये बिहई चौक विवाह के मायन के दिन बनाया जाता है। ठीक है, मायन आप सभी को पता होगा, इतना तो सामान्य ज्ञान आप रखते ही होंगे कि विवाह में मायन का दिन कौन सा होता है, आपने सुना ही होगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको चलती फिरती भाषा में मान भी कहा जाता है। तो जब विवाह होते रहता है और विवाह में मान या मायन का दिन होता है, तब वर और वधू पक्ष के यहाँ बिहई चौक का निर्माण मंडप के नीचे किया जाता है। ठीक है, फ़र्क ये होता है कि वर पक्ष के यहाँ जो बिहई चौक बनता है ये 7 दल वाला होता है और वधू पक्ष के यहाँ जो बिहई चौक बनता है ये 5 दल वाला होता है। आकार में और इनके लेयर में जो है वो आपका फर्क होता है। वर पक्ष के यहाँ 7 दल वाला बिहई चौक बनता है और वधू पक्ष के यहाँ 5 दल वाला बिहई चौक बनता है। उसका एक मैं प्रकार यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक सामान्य प्रकार के रूप में देख सकते हैं कि इस प्रकार बीचों बीच जो है वो आपका जो मंडप रहता है उस मंडप का खंभा होता है और उसके चारों ओर इस प्रकार से इस बिहई चौक का जो है वो आपका निर्माण जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो विवाह के अवसर पे बिहई चौक का निर्माण हो गया। अब हम देखते हैं छठी चौक क्या होता है। ठीक, तो देखिए बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म का जो 6वां दिन होता है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में उसको क्या कहते हैं, छठी। तो इस दिन जो है बच्चे का जो है छठी संस्कार भी किया जाता है या छठी मनाया जाता है। तो इसी छठी के अवसर पे या शिशु के जन्म के 6वें दिन पे एक वर्तुलाकार चौक बनाया जाता है। वर्तुलाकार मतलब गोलाकार जो है वो आपका चौक बनाया जाता है। इस गोलाकार चौक को क्या कहते हैं, छठी चौक। उसका भी एक प्रतीक मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ।
तो शिशु के जन्म के 6वें दिन पे या शिशु के जन्म के जो है वो आपका छठी के अवसर पे उसके जन्म के बाद इस प्रकार का गोलाकार वर्तुलाकार जो है वो आपका चौक जो पूरा जाता है उसी को जो है हम क्या कहते हैं, छठी चौक। तो ये चौक के 4 प्रकार आप याद रखिएगा। कौन कौन से 4 प्रकार? डंडा चौक, गुरुवारीय चौक, बिहाई चौक और छठी चौक। जो प्रमुख बातें हैं उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका डंडा चौक। तो डंडा चौक के बारे में बताया था कि सामान्यतः जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, है ना, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि चौक पूरने का कार्य जो है वो साधारणतः महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो सुहागिन महिलाओं के द्वारा, है ना, पूजा पाठ या किसी पर्व या आपका त्यौहार, है ना, पूजा पाठ किसी पर्व या त्यौहार पर आटे से या धान से चौक पूरना डंडा चौक कहलाता है ना। आटे से या धान से चौक पूरना क्या कहलाता है? डंडा चौक कहलाता है। गुरुवारीय चौक, है ना, अगहन माह के प्रत्येक गुरुवार को, अगहन माह के प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजा के लिए या माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, है ना, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चौक पूरा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? गुरुवारीय चौक। खासियत मैंने क्या बताया कि इसके बीच में माता लक्ष्मी के पाँव का प्रतीक तथा चारों ओर स्वास्तिक बनाए जाते हैं। बीच में माता लक्ष्मी के पाँव का प्रतीक तथा चारों ओर क्या बनाया जाता है? स्वास्तिक जो है वो आपका बनाया जाता है। गुरुवारी चौक के बाद हमने देखा आपका बिहाई चौक, जो विवाह के अवसर पे जो है आपका बनाया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि विवाह के अवसर पर किस दिन, मान के दिन या फिर मायन के दिन, विवाह के अवसर पर मायन के दिन चावल आटे से 5 दल वाला चौक वधू पक्ष के यहाँ कितने दल वाला चौक? 5 दल वाला चौक तथा 7 दल वाला चौक वर पक्ष के घर में बनाया जाता है ना, वर पक्ष के घर में बनाया जाता है। याद रखेंगे, 5 दल वाला चौक वधू पक्ष के घर में तथा 7 दल वाला चौक वर पक्ष के घर में बनाया जाता है। छठी चौक, शिशु के जन्म के 6वें दिन, शिशु के जन्म के 6वें दिन या क्या कहा जाता है इसको, छठी के अवसर पर, शिशु के जन्म के 6वें दिन या छठी के अवसर पर वर्तुलाकार चौक बनाया जाता है। किस आकार का? वर्तुलाकार का, गोलाकार, है ना, वर्तुलाकार चौक बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं आपका, छठी चौक कहा जाता है, जिसे छठी चौक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपका चौक पूरना, जिसमें हमने 4 प्रकार के चौक देखे। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं भित्ति चित्र। भित्ति वर्ड जैसे ही आता है तो भित्ति का मतलब होता है कि आपका दीवार, मतलब लोक कला की ये चित्रकारी का जो रूप है वो भूमि रेखांकन के ऊपर न रह करके भित्ति या दीवार के ऊपर चित्रकारी की जाती है।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में घर की दीवारों को, चाहे वो बाहरी दीवार हो चाहे वो भीतरी दीवार हो, उनको रंगना, विशेष सज्जा करना, चाहे प्राकृतिक रंगों के माध्यम से हो चाहे मिट्टियों के माध्यम से हो, इसको क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र। और इस भित्ति चित्र के दो प्रमुख प्रकार हैं जो छत्तीसगढ़ में बहुतायत में जो हैं वो आपके पाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। उसमें से एक प्रकार है बेटा द्वार सज्जा, और दूसरा जो प्रकार है वो है आपका कोठी सज्जा। देखिए, जो सामान्यतः दरवाजा होता है इस प्रकार से, ठीक है, तो दरवाजे के 4 हिस्से होते हैं, ठीक। ये देखिए दरवाजा हो गया, दरवाजे के 4 हिस्से, ये ऊपर वाला हिस्सा और ये साइड के हिस्से, ये 3 हिस्से हो गए, ठीक है। और दरवाजे को जहाँ से हम लांघते हैं, ठीक है, जिसको आप चौखट भी कह सकते हैं, तो जहाँ से लांघा जाता है इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में देहरी कहते हैं, ठीक है। देहरी मतलब चौखट बोल सकते हैं। तो दरवाजे का सबसे निचला हिस्सा क्या कहलाता है? देहरी कहलाता है। और बाकी ऊपर का ये आपका 3 हिस्सा, ये अलग हिस्सा, ठीक है। तो इनको अलग अलग प्रकार से यहाँ पे कलाकृति जो है बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की यहाँ पे अलग अलग प्रकार की चित्रकारी जो है की जाती है उस दरवाजे को सजाने के लिए। प्लस जो देहरी होता है, इस देहरी पर भी विभिन्न प्रकार के रंगोली या चौक पूर करके देहरी को भी सजाया जाता है। इसी को कहते हैं आपका द्वार सज्जा। चित्र देख सकते हैं, एक प्रतीक के रूप में चित्र प्रस्तुत है। यहाँ पे इस दरवाजे को भी देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया है। इस खंभे को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मानवों की चित्रकारी की गई है, पशु पक्षियों की चित्रकारी की गई है। इसके बाद जो देहरी होता है, यहाँ पे देहरी के लिए चित्रकारी आप देख सकते हैं किस प्रकार से देहरी जिसको लांग करके प्रवेश किया जाता है वहाँ पर भी चित्रकारी की जाती है। तो द्वार को अलग अलग प्रकार से जो है सजाया जाता है, इसी कहते हैं आपका द्वार सज्जा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आपका प्रकार मैंने बताया कोठी सज्जा। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में छत के ऊपर, खास करके जो हमारा आपका घर रहता है उस घर के ऊपर जो है वो धान रखने के लिए अन्न जो है भंडार बनाए जाते हैं, जिसको धान की कोठी कहा जाता है। धान की कोठी कहने का मतलब ये मिट्टी की बनी होती है और इसमें पहले के समय में जो है आपका ग्रामीण जो है वो धान जो है वो रखा करते थे। तो इसी कोठी की जो दीवार होती है जो कि मिट्टी की बनी होती है, ठीक है, इसी कोठी की दीवार पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियां लेपित करके अलग अलग प्रकार की चित्रकारी करना क्या कहलाता है? कोठी सज्जा, जो लगभग अब विलुप्ति के कगार पे है। तो एक चित्र मैं आपको बता दे रहा हूँ कोठी का। इस प्रकार की कोठी जो कि आपका मिट्टी से बनी होती है, वहाँ पे आपका जिस प्रकार से यहाँ पे सुवा नृत्य करते हुए 2 महिलाओं को जो है बता दिया गया है। पशु पक्षी के चित्र जो है वो बनाए गए हैं। आपके यहाँ पे हिरण का चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तोते का चित्र दिखाई दे रहा है, ऊपर अलग अलग प्रकार की डिजाइन दिखाई दे रहे हैं। और ये टेक्सचर जो दिखाई दे रहा है वो मिट्टी से और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। इसको कहते हैं कोठी सज्जा। तो याद रखेंगे, भित्ति चित्र जो है वो आपका दीवार, चाहे भीतरी दीवार हो चाहे आंतरिक दीवार हो, उसके ऊपर रंग रोगन करना, साज सज्जा करना भित्ति चित्र कहलाता है। घर की दीवारों के अलावा जो आपके दरवाजे होते हैं, इन दरवाज़ों के ऊपर और दरवाजे के जो नीचे वाला हिस्सा होता है देहरी के ऊपर चित्रकारी जो की जाती है उसको द्वार सज्जा कहा जाता है। जो धान रखने के अन्न भंडार होते हैं जिसको कोठी कहा जाता है, ये कोठियाँ मिट्टी की बनी होती हैं, इनके ऊपर जो कलाकृति बनाई जाती है इसको कहा जाता है आपका कोठी सज्जा। तो इतनी बातें आपको भित्ति सज्जा के बारे में, भित्ति चित्र के बारे में याद रखनी है। मैं लिख देता हूँ कि घर की दीवारों को भीतर या बाहर से रंगना या विशेष सजावट करना भित्ति चित्र कहलाता है ना। तो हम देखते हैं इसके प्रकार में 2 प्रकार आपको याद रखने हैं, एक द्वार सज्जा और एक आपका कोठी सज्जा। द्वार सज्जा जैसे कि मैंने आपको बताया कि दरवाजे के तीनों ओर तथा
नीचे देहरी को, देहरी वर्ड याद रखिएगा, जो नीचे वाला हिस्सा चौखट वाला हिस्सा होता है वो देहरी कहलाता है। तो नीचे देहरी को आकर्षक ढंग से सजाना, है ना, आकर्षक ढंग से सजाना क्या कहलाता है? द्वार सज्जा कहलाता है। ठीक है, ये जैसा कि एक इमेज जो है वो उदाहरण के रूप में आपने देखा। इसके बाद हम देखते हैं कोठी सज्जा। ठीक, अन्न भंडार अर्थात धान की कोठी की मिट्टी की दीवारों पर अलग अलग प्रकार के कलात्मक रूप बनाना या कलात्मक रूप उकेरना ही क्या है? कोठी सज्जा। मिट्टी के ऊपर जो आपका चित्रकारी की जाएगी वो क्या कहलाएगा? कोठी सज्जा। ठीक है, ये रजवार भित्ति शिल्प जैसा लगता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद चित्रकारी में अगली जो चित्रकारी है वो है आपका सवनाही अंकन। अब सवनाही अंकन क्या है उसको बेटा थोड़ा समझते हैं। देखिए, गांव में जो सावन का महीना होता है ना, श्रावण भी कहते हैं या फिर सावन भी कहते हैं। तो गांव में जो आपका सावन का महीना होता है, ग्रामीण मान्यता के अनुसार सावन का महीना कुछ काली शक्तियों का, अनिष्ट शक्तियों का होता है, क्योंकि इसी सावन के महीने में ही सावन अमावस्या को हरेली त्यौहार मनाते हैं, जिसमें जो है काली शक्तियों का जो है वो आपका त्यौहार जो है वो माना जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये जो अनिष्ट शक्तियां हैं इनसे घर की सुरक्षा की जा सके, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में घर का जो मुख्य द्वार होता है, इसी द्वार के बाहर दीवार पर गोबरों से विभिन्न प्रकार के आकृतियां बनाई जाती हैं। मानवों की आकृतियां बनाई जाती हैं, पशुओं की आकृतियां बनाई जाती हैं, प्रेत वगैरह की भी आकृतियां बनाई जाती हैं। ऐसा मानते हैं कि प्रेत वगैरह की भी आकृतियां बनाते हैं। और ये जो आकृतियां हैं, गांव की मान्यता के अनुसार गोबर से बनी हुई ये आकृति अनिष्ट शक्तियों को घर से दूर रखती है। इसी को कहा जाता है सवनाही अंकन। सवनाही वर्ड सावन से बना हुआ है। ठीक है, सावन में ये घर के बाहर चित्रकारी की जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सवनाही। क्लियर है बेटा? तो सावन माह में अनिष्ट शक्तियों से घर की सुरक्षा हेतु घर के मुख्य दीवार की दीवारों पे गोबर से मानवों की, पशुओं की, प्रेत वगैरह की जो विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं, इसी को सवनाही कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से अनिष्ट शक्तियां जो है वो आपकी घर से दूर रहती हैं। तो इतनी बातें आपको सवनाही अंकन के बारे में जो है वो आपकी याद रखनी है। मैं लिख देता हूँ कि सावन के माह में अनिष्ट मतलब बुरी शक्तियाँ, है ना, अनिष्ट शक्तियों से घर की सुरक्षा हेतु घर के मुख्य द्वार पर या मुख्य द्वार की दीवार पर गोबर से विभिन्न प्रकार के मानव एवं पशुओं की आकृति बनाई जाती है ना। मुख्य द्वार की दीवार पर गोबर से मानव एवं पशुओं की आकृति बनाई जाती है ताकि जो घर है वो अनिष्ट शक्तियों से दूर रहे। इसे ही सवनाही अंकन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवनाही। आगे बढ़ते हैं। अगली जो चित्रकारी है वो है आपका आठे कन्हैया। समझते हैं आठे कन्हैया क्या होता है। देखिए, कन्हैया वर्ड से तो आप समझ गए होंगे कि कहीं न कहीं
कृष्ण जी से संबंधित है। ठीक है, देखिए कृष्ण जी के बारे में आपको इतना ज़रूर पता होगा कि कृष्ण का जन्म जो है वो आपका देवकी से होता है और बाद में उसका लालन पालन जो है वो आपका माता यशोदा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब देवकी कारागार में रहती हैं और जब कृष्ण का जन्म होता है तो कृष्ण को वहाँ से आपका यशोदा के यहाँ भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले देवकी के 8 पुत्र और हुए थे, अर्थात श्री कृष्ण से पहले पैदा जो आपके 8 बच्चे हुए थे उनको कंस के द्वारा मार दिया जाता है। तो एक्चुअल में ये 8 कन्हैया श्री कृष्ण की जन्म कथा का चित्रण है और इस चित्रण में श्री कृष्ण से पहले पैदा हुए 8 शिशुओं का चित्रण किया जाता है और उनको भी कृष्ण या कन्हैया का रूप माना जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं 8 कन्हैया, है ना। तो देखिए ये कब आपका किया जाता है, ये किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी को। और कृष्ण जन्माष्टमी कब होती है? कृष्ण जन्माष्टमी होती है भाद्रपद माह में। शुद्ध हिंदी में कहें तो भाद्रपद, छत्तीसगढ़ी में कहें तो इसको कहा जाता है भादों। ठीक है, तो भादों माह या भाद्रपद माह का जो आपका कृष्ण पक्ष होता है ना। हर माह के कृष्ण पक्ष होते हैं और क्या होते हैं? शुक्ल पक्ष। तो भादों माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म माना जाता है श्री कृष्ण को और इसी दिन मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और इसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं दीवार पर श्री कृष्ण की जन्म कथा का चित्रण करती हैं। कैसे चित्रण करती हैं? ये श्री कृष्ण से पहले पैदा हुए 8 शिशुओं का पुतला बनाती हैं दीवार पर और इसी चित्रांकन को क्या कहा जाता है? 8 कन्हैया। तो 8 कन्हैया में श्री कृष्ण जी से पहले पैदा हुए 8 शिशुओं का चित्रण होता है। कब करते हैं? तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब होता है? भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को जन्माष्टमी होता है। तो इतनी बातें आपको 8 कन्हैया के बारे में जो है याद रखनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा भादों माह की या भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को महिलाएं दीवार पर श्री कृष्ण की जन्म कथा का चित्रण करती हैं। श्री कृष्ण की जन्म कथा का चित्रण करती हैं जिसमें श्री कृष्ण से पहले पैदा हुए 8 शिशुओं का चित्र बनाया जाता है। श्री कृष्ण से पहले पैदा हुए 8 शिशुओं का चित्र बनाया जाता है, इसलिए इस चित्रकारी को या इस चित्रांकन को 8 कन्हैया कहा जाता है, क्योंकि 8 कन्हैया का चित्र जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 कन्हैया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोबर चित्रकारी क्या होती है। अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानिक चित्र जो हैं वो आपके क्या होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले गोबर चित्रकारी की। तो देखिए खास करके दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा होता है, इसी गोवर्धन पूजा के अवसर पर सुख समृद्धि की कामना हेतु धान की कोठी में या फिर जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है वहाँ पे विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी का चित्र जो कि अपने हाथ पे पर्वत को जो है आपका उठाए हुए हैं। इसके अलावा पशुओं का चित्र, सांप का चित्र, भालुओं का चित्र, बहुत सारे चित्र जो हैं बनाए जाते हैं। और ये चित्रकारी जो है वो गोबर से की जाती है और इनको फूलों से जो है या फिर पत्तियों से इनको सजाया जाता है।
इसको गोबर चित्रकारी जो है वो कहते हैं। हालांकि गोबर चित्रकारी और भी अन्य अवसरों पे गांव में की जाती है, और गोबर को ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो आपका कहना चाहिए कीटाणुनाशक माना जाता है। तो गोबर को जो है पवित्रता के रूप में भी देखा जाता है। गोबर को जो है वो आपका बीमारियों से गोबर जो है वो बीमारियों से दूर रखते हैं, ऐसी भी मान्यता है। ठीक है, और इससे कीटाणुओं का क्या होता है, नाश होता है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वहाँ पे गोबर से जो है वो लिपाई की जाती है। तो गोबर चित्रकारी में मुख्य रूप से गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से विभिन्न प्रकार की जो चित्रकारी की जाती है उसको आपको याद रखना है। ये चित्रकारी मैंने कहा कि धान की कोठी के पास भी की जाती है, और जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है गांव में उसको कोठा कहते हैं। ठीक है, गांव में कोठा का अर्थ क्या है, जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है। तो धान की कोठी के आसपास या कोठे में जहाँ पे पशुओं का अस्तबल रहता है, वहाँ पे भी इसको जो है बनाया जाता है। उसी प्रकार आपका गांव में गोबर से विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानिक चित्र भी बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जो सावन का महीना होता है, जैसा मैंने बताया कि गांव में अनिष्ट शक्तियों का महीना माना जाता है, बुरी शक्तियों का महीना माना जाता है। साथ ही सावन के महीने में चूँकि बरसात होती है, इसके चलते जो है बहुत सारे कीड़े जो हैं वो आपके पनपते हैं, और इसके चलते बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं बरसात के दिनों में। ठीक है, तो इन बीमारियों से बचने के लिए गांवों में घर घर की दीवारों पे गोबर से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी जो है की जाती है। देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, दीपक के चित्र बनाए जाते हैं, पशुओं के, मछलियों के, विभिन्न प्रकार के चित्र जो है, मानवों के चित्र भी जो है वो आपके बनाए जाते हैं। साथ ही साथ घर की दीवार को गोबर से लेपित भी किया जाता है, और घर के चारों ओर गोबर की एक दीवार भी बनाई जाती है। ठीक है, गोबर के इस प्रकार के पुतले भी बनाए जाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि गोबर के जो पुतले होते हैं ये कीटाणुओं से संघर्ष करके, बीमारियों से संघर्ष करके घर को बीमारी से, घर के लोगों को बीमारी से बचा करके रखते हैं। ठीक है, तो गोबर चित्रकारी हो गया, चाहे अनुष्ठानिक चित्र हो गया, ये सभी गोबर से संबंधित चित्रकारी हैं। तो इनके बारे में ये प्रमुख बातें आपको याद रखनी है, जिनको मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले बात करें गोबर चित्रकारी की, तो इसमें आप अवसर याद रखिए गोवर्धन पूजा। ठीक है, तो गोवर्धन पूजा के अवसर पर सुख समृद्धि की कामना हेतु धान की कोठी या पशुओं का, मतलब गाय जहाँ पे रखते हैं, पशुओं का अस्तबल, इसको क्या कहते हैं, कोठा। तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कोठा, छत्तीसगढ़ी भाषा में, है ना, में अनेक प्रकार के चित्र गोबर से बनाए जाते हैं, है ना। जैसा कि आपका श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो ऐसा भी चित्र जो है आपका बनाया जाता है। हाथ में पर्वत उठाते हुए कृष्ण जी का चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानिक चित्रकारी की क्या मान्यताएं हैं उसको हम देखते हैं। तो सावन माह में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए घर की दीवारों को गोबर की पंक्तियों से घेर दिया जाता है तथा दीवार एवं द्वार के पास विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों
देवी देवताओं एवं मानव पुतले की आकृति बनाई जाती है। ठीक है, और मैंने कहा कि ऐसी मान्यता है ये पुतले उस बीमारी से, उस कीटाणु से संघर्ष करते हैं और घर को उस बीमारी से दूर रखते हैं। तो ये हो गया आपके अनुष्ठानिक चित्र। और सबसे अंतिम में जो है हम बात कर लेते हैं हरतालिका चित्र। ठीक है, देखिए हरतालिका त्यौहार मतलब होता है तीज का त्यौहार। ठीक है, और तीज तो आप जानते ही हैं, महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु जो है वो तीज का जो है त्यौहार रखती हैं। हर त्यौहार को आप डिटेल में तीज त्यौहार वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो तीज का जो आपका त्यौहार होता है, इस तीज के त्यौहार में सामान्यतः इस प्रकार से जो है वो चित्रकारी की जाती है। ये भी एक चौक पुरनी जैसा ही है, जिसमें चावल वगैरह के आटे से या धान के आटे से इस प्रकार की रंगोली नुमा संरचना बनाई जाती है और बीच में जो है वो कलश को रखा जाता है। ठीक है, तो हरतालिका के समय जो चित्र बनाया जाता है उसको कहते हैं हरतालिका चित्र, या फिर बोल सकते हो तीजा के समय, तीज के समय या तीजा के समय महिलाएं अपने पूजा अनुष्ठान के लिए जो चौक पुरती हैं या चित्र बनाती हैं उसको हरतालिका चित्र कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जनजाति पढ़ाने के दौरान मैंने आपको गोंड जनजाति में एक अलंकरण बताया था, नोहडोरा अलंकरण। यदि आपने जनजाति अच्छे से अध्ययन किया है तो आपको याद होगा कि गोंड जनजाति में दीवार पे, दीवारों पे, दरवाज़ों पे जो चित्रकारी की जाती है, सजावट किया जाता है, उसको कहते हैं नोहडोरा अलंकरण। तो नोहडोला अलंकरण भी एक जनजातीय लोक चित्रकला का ही हिस्सा है, लेकिन चूंकि मैंने इसको गोंड जनजाति में पढ़ा दिया है इसीलिए इसको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। तो लोक चित्रकला में ये जो मैंने आपको 7 प्रकार की चित्रकारी बताई, चाहे हो गया चौक पुरना, भित्ति चित्र, सवनाही अंकन, आठे कन्हैया, गोबर चित्रकारी, अनुष्ठानिक चित्रकारी, हरतालिका चित्र के साथ साथ आप नोहडोरा अलंकरण भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो हरतालिका चित्र मैंने आपको क्या बताया कि हरतालिका या फिर इसको क्या कहते हैं, तीज के अवसर पर बनाया जाता है। ठीक है, हरतालिका या तीज के अवसर पे ये चित्र जो है वो आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो क्लास के अंतिम में हम पहुंचते हुए सबसे अंतिम में चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख जनजातीय चित्रकारों के बारे में। जैसे शिल्पकला में हमने विभिन्न प्रकार के शिल्पकारों का जो है वो आपका नाम पढ़ा था, उसी प्रकार से चित्रकला में आपको प्रमुख चित्रकार याद रखने हैं, खास करके जनजातीय चित्रकार। देखिए छत्तीसगढ़ में छोटे बड़े बहुत सारे चित्रकार हैं। कुछ चित्रकार चित्रकारी भी करते हैं प्लस शिल्पकार भी हैं, अर्थात वो चित्रकार और शिल्पकार दोनों ही हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रमुख जनजातीय चित्रकारों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो आप याद रखिएगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक नाम आप याद रखेंगे जनगण सिंह श्याम, जनगण सिंह श्याम। एक नाम आप याद रखना बेटा आनंद सिंह श्याम। ठीक है, तो ये दोनों श्याम बंधु को याद रखिए, जनगण सिंह श्याम और आनंद सिंह श्याम। आनंद सिंह श्याम की पत्नी का नाम भी आप याद रख सकते हैं, इनकी पत्नी का नाम है कलावती, क्योंकि ये भी एक जनजातीय चित्रकार हैं, फेमस भी हैं। ठीक है, तो जनगण सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम जी की पत्नी कलावती। इसके अलावा 2 नाम आप और याद रखिए, नर्मदा सोनसाय और बेलगूर मंडावी। बेलगूर मंडावी, नर्मदा सोनसाय और बेलगूर मंडावी। जनगण सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम, पत्नी कलावती, नर्मदा सोनसाय और आपका बेलगूर मंडावी। तो ये 4 प्रमुख जनजातीय चित्रकारों का नाम आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के लोक जनजीवन में प्रचलित चित्रकला का अध्ययन हमने किया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं लोक कला संस्कृति की अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।